डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं दर्शाइए कि फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। इसको हम जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का निशान है। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। पूर्णांक बिंदु क्या होते हैं? यानी सभी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपका यही होता है z इज इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये सारे इंटीजर्स। इसके पहले क्वेश्चंस में आप लोगों ने रियल नंबर पर चेक किया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, फलन संतत है कि नहीं। यहाँ इंटीजर्स पर चेक करना है। फंक्शन हमारा डिफाइंड है ऐसे ही। कैसे डिफाइंड है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, समस्त इंटीजर्स पर असंतत है सिद्ध करना है। यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उस महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर को निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। अभी मैं इसका अर्थ समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो ये निशान पहले आप ये समझ लो, ये होता क्या है, ये क्या होता है। इस निशान को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। आप इस चीज को 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है इसको कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर? अब चलिए तो x के रूप में जनरलाइज कर दिया हमने। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इसको पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसे पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9। अब इसकी वैल्यू क्या होती है इसको आप जान लीजिए। तो पहले मैं बताता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, इसकी वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 2 होगी। जैसे मैं नंबर लाइन खींच रहा हूं, जीरो -1 1 2 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 यही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। और 2.1 देखिए, 2 और 2.1 कहाँ पड़ेगा? ये 2.1 हमारा यहाँ है, यानी 2 और 3 के बीच है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 इज इक्वल टू, ये भी 2 होगा। 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 2.1 आ रहा है। तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 2 होगा, यानी 2.1 के बाईं तरफ जो संख्या है, तो बाईं तरफ क्या है? 2। चलिए 2.9 ले लिया हमने, जो 3 के बिल्कुल करीब है। ये 3 के बिल्कुल करीब है 2.9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9, इसके ठीक बाईं तरफ जो पूर्णांक है, इंटीजर है, वो 2 है। ये भी, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। आप देखो इसका मतलब क्या हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इक्वल टू 2,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 इज इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 इज इक्वल टू 2। ये तो 3 के करीब है मगर तब भी हम 2 ले रहे हैं। ये 2.1 2 के करीब है तब भी इसकी वैल्यू 2 पाए, यानी तीनों सिचुएशन में जो है वैल्यू 2 ही आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ये मिनिमम वैल्यू होता है, लोवेस्ट वैल्यू। क्या होता है? लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू 2.1 है, ये 2 के करीब है। 2.9 है, इसका लोवेस्ट पूर्णांक क्या होगा, यानी कम से कम पूर्णांक क्या होगा? 2 होगा। अगर ये और करीब होता 3 के तब भी 2.5 होता तब भी जो है इसका क्या होगा? हमारा 2 ही होगा। लोवेस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू होगी। तो 2 और 3 के बीच है 2.1, 2.1 की लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? पूर्णांक वाली 2 होगी। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है इतना अगर आपके समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। कह रहे सिद्ध कीजिए असंतत है, तो यहाँ पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हम कोई पॉइंट मान लेंगे। माना C बिलोंग्स टू Z। Z क्या है? इंटीजर है, सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। C जो है हमने कोई संख्या ले लिया, कोई इंटीजर ले लिया Z में, उस पर चेक कर लेंगे हम, क्योंकि पॉइंट दिया नहीं हुआ। तो अब लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू C पर फलन का मान, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बनाते थे, फलन का मान इज इक्वल टू g ऑफ C इज इक्वल टू x माइनस C इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया x माइनस। तो हमने क्या लिया है? C लिया है ना। तो फंक्शन हमारा क्या है? gx इक्वल टू x माइनस x है, तो जी सी इक्वल टू हो जाएगा c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c। तो c माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू c ही होगी। दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू जो आ गई हमारी 0 आ गई। अब क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट करेंगे। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू c पर RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए फंक्शन हमारा, अच्छा सॉरी, फंक्शन gx है तो हम gx लेंगे, g ऑफ x क्या हो जाएगा? g ऑफ c प्लस h। तो g ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो ये हो जाएगा c प्लस h माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। क्लियर? अब देखिए, इसको चाहो तो दो लिमिट में चेंज कर सकते हो। लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस h। अब यहाँ आपको ये यहाँ पर डाउट होगा कि सर c प्लस h की वैल्यू क्या होगी? c प्लस h की वैल्यू क्या होगी? तो अब फिर मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। h क्या है? आप जानते हो h जो है x इक्वल टू पॉइंट C लिया गया है नंबर लाइन पर,
ये हमारा x इक्वल टू सी लिया गया है। तो c के करीब दाहिनी तरफ, c के करीब दाहिनी तरफ एक बहुत छोटी डिस्टेंस h लेते हैं, यही तो हमारा c प्लस एच होता है। और बाईं तरफ c के करीब, c के नियरेस्ट एक बहुत छोटी वैल्यू h लिया हमने, तो हो जाता है c माइनस एच। यानी c के दाहिनी तरफ c प्लस एच और c के जस्ट बाईं तरफ वैल्यू क्या होगी, c से थोड़ा कम होगी, और c के दाईं तरफ थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर आया है क्या आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच। अब देखिए इसकी लिमिट लगा दें तो हो जाएगा c प्लस 0 माइनस, लेकिन यहाँ पर हम लिमिट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको एक नंबर लेकर के, नंबर संख्या का एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमने मान लिया c इक्वल टू 4 है। क्या मान लिया, माना c इक्वल टू 4 कोई नंबर ले लिया, क्लियर। और h इक्वल टू ले लिया, h इक्वल टू बहुत छोटी डिस्टेंस 0.001 ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए x इक्वल टू c है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c इक्वल टू, जब हमने c इक्वल टू 4 लिया है, इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 4। आप जानते हो, हमने पहले बता दिया आपको। अब c प्लस एच, आप जानते हो c प्लस एच यही RHL होगा, यही क्या होगा, RHL, यही क्या होगा, LHL का काम करेगा। तो राइट हैंड लिमिट, तो c प्लस एच देखिए क्या हो जाएगा, c प्लस एच इज इक्वल टू, c बराबर क्या है 4 है, और h बराबर क्या है 0.001 इज इक्वल टू 4.001। तो अभी बताया हमने आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.001 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए c माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस एच निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 0.001, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.999। तो हमने बताया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, दिस इज इक्वल टू 3। तब आप देख रहे हो कि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, और 4 c ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस इज इक्वल टू 4 है, और c माइनस एच इज इक्वल टू 3 है। अब देखिए 4 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस। 3 क्या है, 4 के बाईं तरफ की, यानी c माइनस एच की वैल्यू है, और c प्लस एच क्या है, 4 के, यानी x इक्वल टू a इक्वल टू 4 है, और c प्लस एच मीन्स 4 के दाहिनी तरफ की वैल्यू जो है वो 4 आई है, और बाईं तरफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना कम है, 1 कम है, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या हमने लिया है, जो इंटीजर हमने लिया है नंबर लाइन पर, उसके बाईं वाली जो है ठीक जस्ट वो इससे 1 कम होगी, यानी 4 है तो 3 आएगी। अब देखिए 3 आएगी। अगर c है तो c माइनस 1 आएगी। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, x इक्वल टू c लिया है, तो बाईं तरफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस एच इक्वल टू, तो देयरफॉर c प्लस एच इज इक्वल टू x इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4 है तो c प्लस एच इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, और c माइनस एच इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस 1 आ गया, तो c प्लस एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये c आ जाएगा, और c माइनस एच इक्वल टू आ जाएगा c माइनस 1। इसका मतलब c से इधर वाली 1 कम है,
और इधर वाली उतना ही है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो सी है, ये वैल्यू जो सी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी इज लेस देन और इक्वल टू सी एंड ग्रेटर देन सी माइनस 1। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी प्लस एच, तो सी प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? सी प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आ जाएगी सी। दिस इज इक्वल टू, इसमें एच है नहीं है, तो सी माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा आर एच एल इज इक्वल टू जो आ गया, आर एच एल इज इक्वल टू आया 0 आ गया। अब एल एच एल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल, एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, माइनस माने सी के बाई तरफ ये पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच टेंड्स टू 0, जब एच 0 की तरफ टेंड्स करेगा तो हो जाएगा सी माइनस एच। अब सी माइनस एच की वैल्यू कितना आई है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ। अब इसको तोड़ ले रहे हैं, यहाँ ऐसे हो जाएगा सी माइनस एच, सी माइनस एच, सी माइनस एच, जहाँ जहाँ प्लस है हमने माइनस लगा दिया। अब इसमें लिमिट लगा दिया तो सी माइनस 0 हो गया। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी माइनस एच इक्वल टू क्या आया है? सी माइनस 1, ये हो गया सी माइनस 1। अब लिमिट इसमें भी लगा देंगे तो क्या आएगा? ये तो सी माइनस 0 इक्वल टू सी आ गया, यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे तो सी माइनस सी प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा एल एच एल इक्वल टू क्या आ गया? एल एच एल इज इक्वल टू आ गया 1 आ गया। एक्स इक्वल टू सी पर हमने सी कोई नंबर लिया था, उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है। और आप जानते हो कोई फंक्शन तभी जो है कंटिन्यूअस होगा, तभी संतत होगा, जब फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हो, तो हम फंक्शन कंटिन्यूअस कहेंगे, संतत कहेंगे। आप देखो चूंकि इक्वल नहीं है इसलिए फंक्शन क्या होगा? असंत होगा। तो क्वेश्चन वही है, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर संतत। तो लिखेंगे चूंकि RHL does not equal to LHL, इसलिए फॉर ऑल x is equal to C belongs to Z, और Z क्या है? इंटीजर। Z क्या है? समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, फॉर ऑल x is equal to C belongs to Z, फलन F संतत नहीं है, अर्थात असंतत है। समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और ये पॉइंट बहुत ही काम की चीज़ है, इसको समझने के आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ये बहुत ही क्लियर कट समझा दिया गया है। एक बार और बता दे रहा हूँ कि x इक्वल टू सी के ठीक दाहिनी तरफ छोटी सी वैल्यू h ली गई है, वो सी प्लस एच है, और ठीक बाई तरफ सी माइनस एच है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? सी होगी। और ग्रेटेस्ट, यहाँ पर भूल गए हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर सी इक्वल टू सी होगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी माइनस एच इक्वल टू सी माइनस 1 होगी। और सी माइनस 1 जैसा कि एग्जाम्पल में हमने लिया है, ये क्लियर है। अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहो तो इस तरीके से, यहाँ ये सी हुआ, इधर जो है इधर सी माइनस 1, और इधर जो होगा सी भी हो सकता है या सी जो हो सकता है या सी के बराबर। इसकी वैल्यू जो होगी सी भी हो सकती है या सी के
बराबर भी हो सकती है, बल्कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए आपको, कि मान लिया c बराबर 2 ले लिया गया, c बराबर 2 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या है, इस 2 के बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है, बराबर है। और 2 माइनस 1 माने 1, c माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 माने 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 यहाँ पर इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है। अब कहोगे सर लेस देन कहाँ चला गया, ये कब इस्तेमाल होगा, चलिए उसको मैं देख रहा हूँ। c इक्वल टू ले लिया हमने 2.9 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 इज इक्वल टू, ये भी 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब देखो ज़रा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अच्छा, यह जाने तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ देते हैं। मेरा हमारा क्वेश्चन का सलूशन था वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से सभी पूर्णांकों के लिए, सभी इंटीजर्स के लिए हमारा जो है फंक्शन जो है क्या होगा, आसान तक होगा। क्लियर।